सभी को। ठीक है, किसी को समस्या हो तो प्लीज रीजॉइन कर लीजिएगा। ये क्लास है लघु पराशरी के ऊपर। लघु पराशरी क्या होता है, क्यों आपने सीखना चाहिए। छोटा सा कोर्स है ये, बहुत छोटा सा कोर्स होगा पर इसके अंदर जो नॉलेज आपको मिलेगी वो बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति लघु पराशरी पढ़े बिना फलित नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति लघु पराशरी पढ़े बिना फलित नहीं कर सकता। फलित मतलब प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। हर एक एस्ट्रोलॉजर को लघु पराशरी पढ़नी ही पड़ती है, पढ़ाई ही जाती। जो ये कोर्सेज होते हैं भारतीय विद्या भवन वगैरह में, इसमें भी लघु पराशरी पढ़ाई जाती है। पर बहुत लोगों से हमने ऐसा सुना है कि सिर्फ इसके श्लोकास वो लोग रीड कर देते हैं, अंदर के मतलब समझाते नहीं। हम हर एक श्लोक के गूढ़ मतलब को समझेंगे। लघु पराशरी एक ऐसे सिस्टम है जिसके अंदर 42 श्लोक, कितने श्लोक हैं? 42, 42 श्लोक। हर एक श्लोक का हम मतलब समझेंगे, हर एक श्लोक के ऊपर डीपर एनालिसिस करेंगे कि इससे क्या चीज वो कहना चाहता है ऑथर जिसने ये लिखी। लघु पराशरी, लघु का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। पराशरी मतलब जो पराशर ऋषि है उन्होंने बृहत पराशरा होरा शास्त्र हमको दिया है, जिससे मैक्सिमम प्रिडिक्शन की जाती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी उसको ही कहा जाता है। तो लघु पराशरी का मतलब है कि ये पराशरी के रूल्स पे ही बेस्ड है। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसी के रूल्स पे बेस्ड है। उसमें से 42 श्लोक इन्होंने अलग से दिए। लघु पराशरी जिन्होंने लिखी वो ये कहते हैं कि पराशरी में दशा के फलित के नियम इतने अच्छे नहीं दिए गए। तो ये जो सिस्टम है सिर्फ दशा का फलित बताता है। जो विमशोत्तरी दशा है, उसका फलित किस तरह से करना है, उसका रिजल्ट्स कैसे बताना है। बहुत लोग कहते हैं आपकी मंगल की दशा है, राहु की दशा है, केतु की दशा है, मर्क्यूरी की दशा है, कैसी जाएगी, क्या हो सकता है उसके अंदर, कैसे डिसाइड करना है कि आपका ये प्लेनेट अच्छा है या बुरा है, उसका फल कैसा होगा किसी दशा के दौरान पे, वो आपको लघु पराशरी से बेहतर कोई भी नहीं सिखा। तो अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो आपको लघु पराशरी सीखनी होगी। लघु पराशरी के बिना फलित नहीं कर सकते। दशा, किसका? दशा का। इफ यू हैव टू लर्न दशा सिस्टम, यू विल हैव टू लर्न लघु पराशर। ओनली 42 श्लोक इसमें है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको सीखना। पर बहुत सारे ऑथर्स ने इसकी कमेंट्रीज लिखी है, बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्रीज है। पर बहुत सारा कंफ्यूजन्स भी है, बहुत सारे मिथ्स भी है, बहुत सारे गलत चीजें भी उसमें लिखी गई है जो कि ऑथर ने कभी कही नहीं थी। तो इसको हम आज सीखेंगे। इसके कुछ चीजें जो गलत गलत लिखी है किताबों में उसके बारे में बात करेंगे। आज इसके शुरू के 7 श्लोकास हम पढ़ेंगे, फिर आगे कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। पर ये एक अमेजिंग कोर्स है। लघु पराशरी जिसको भी मौका मिलता है सीखना ज़रूर चाहिए। ठीक है? चलिए, आर यू ऑल एक्साइटेड टू लर्न? शुरू करें क्लास को? एक बार यस लिख दो चैट बॉक्स में। शुरू करते हैं क्लास? चलो, बहुत बढ़िया। ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास। तो लघु पराशरी में हमने कहा हमारे पास 42 श्लोकास है। कितने श्लोका है? 42 श्लोकास। लघु पराशरी एक सिस्टम है जिसके अंदर 42 श्लोक है, 42 श्लोक है। अब ये 42 श्लोक जो हैं, ये यूज होते हैं दशा के प्रिडिक्शन। किसके प्रिडिक्शन में? दशा के प्रिडिक्शन में यूज होते हैं। जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी होती है उसको कहते हैं BPHS, बृहत पराशरा होरा शास्त्र। बृहत पराशरा होरा शास्त्र। इसके अंदर हजारों नियम है, बहुत सारे फलित करने के नियम। कि आपका जो जिस हाउस का लॉर्ड है उसी में लिखा है तो वो स्ट्रांग हो जाता है। किसी भाव में कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड हो गया तो स्ट्रांग हो जाता है। उसका लॉर्ड, त्रिकोण का लॉर्ड, केंद्र का लॉर्ड एक हो गया तो योग कारक बन जाता है। ऐसे बहुत सारे नियम है, बहुत सारे प्लैनेट्स के डिस्क्रिप्शन है। पर जो हमारी लघु पराशरी है, इट ओनली फोकसेस ऑन द दशा। उसका नॉर्मल फलित से कोई मतलब नहीं, लाइफ लॉन्ग प्रिडिक्शंस नहीं देती लघु पराशरी। अगर लघु पराशरी का कोई नियम आप कुंडली में लगा रहे हैं, लाइफ लॉन्ग रिजल्ट नहीं देता वो कि अगर ये प्लेसमेंट है तो हमेशा के लिए ऐसा होगा। प्रॉमिस की प्रिडिक्शन लघु पराशरी नहीं करती। लघु पराशरी सिर्फ दशा का फलित करती है कि ये दशा आपकी कैसी जाएगी, इसके बाद वाली कैसी जाएगी, अंतरदशा कैसी जाएगी। कोई भी दशा कैसी जाएगी, उस समय क्या घटनाएं होंगी, कैसे फल आएंगे, कैसे फल नहीं आएंगे, वो लघु पराशरी आपको बहुत अच्छे से बताती है। तो आपको दिमाग में हमेशा ये डालना है कि ये प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट नहीं है। इससे आप प्रॉमिस नहीं देख सकते। ये सिर्फ दशा के एनालिसिस के लिए पढ़ाया जाता है, क्योंकि विमशोत्तरी दशा ही सबसे मेन दशा होती है कलयुग में। बहुत तरह की दशा होती है, अष्टोत्तरी दशा होती है, योगिनी दशा होती है, अलग-अलग प्रकार की दशा होती है। पर विमशोत्तरी दशा जो होती है,
जो आप कहते हैं मरक्यूरी की दशा है, मंगल की दशा है, राहु की दशा है, ये जो विंशोत्तरी दशा है वही सबसे इंपॉर्टेंट दशा होती है कलयुग, और उसका फलित करती है लघु पराशरी। तो इसके बिना आप कभी भी दशा का फलित नहीं कर सकते। तो इफ यू वांट टू लर्न द फलित ऑफ दशा, तो यू हैव टू लर्न लघु पराशरी, यू हैव टू लर्न लघु पराशरी। अब ऑथर ने इसमें 42 श्लोक दिए। कितने श्लोक दिए? 42 श्लोकास दिए। इसका जो श्लोक 1 है वो सरस्वती वंदना से शुरू होता है। जो श्लोक 1 है 42 में से जो पहला श्लोक है वो क्या है? सरस्वती वंदना। क्योंकि सरस्वती जो है वो सारे वेदों की देवी है, सारी किताबों की देवी है, सारी नॉलेज की देवी है। इस वजह से, और ब्रह्मा जी की कॉन्सॉर्ट है, ब्रह्मा जी की पत्नी है, ब्रह्मा जी क्रिएटर है, कोई भी चीज क्रिएट होती है उनसे होती है। इस वजह से पहला जो श्लोक है वो माँ सरस्वती को उन्होंने ऑफर किया है। माँ सरस्वती की वंदना है पहला श्लोक। ठीक है। इसका जो दूसरा श्लोक है उसमें कहते हैं ऑथर कि मैं सारे बीपीएचएस के नियम को फॉलो करूंगा। भृत पराशरा होरा शास्त्र के जो भी नियम है उसको मैं यथाशक्ति मानता हूं। क्या कहते हैं? यथाशक्ति मैं सारे भृत पराशरा होरा शास्त्र के नियम को मानता हूं, पर उसको मानते हुए मैं उदू दाया प्रदीप क्रिएट करता हूं। क्या क्रिएट करता हूं? उदू दाया प्रदीप। ओरिजिनली इसका नाम लघु पराशरी नहीं था। जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसका नाम लघु पराशरी कभी भी नहीं था। जिन्होंने ये लिखी उन्होंने कहा कि ये क्या है? उदू दाया प्रदीप। भृत पराशरा सेकंड श्लोक क्या कहता है? कि मैं बीपीएचएस के नियम को फॉलो करते हुए एक ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूं जिसका नाम है उदू दाया प्रदीप। उदू का मतलब होता है नक्षत्र। उदू का क्या मतलब है? नक्षत्र। दाया का मतलब है दशा। दाया का क्या मतलब है? दशा। नक्षत्र दशा भी बहुत तरह की होती है। अष्टोत्तरी दशा भी एक नक्षत्र की दशा है, पर विंशोत्तरी दशा भी नक्षत्र दशा है। मून आपका जिस नक्षत्र में होता है वही आपकी पहली दशा होती है। जैसे मेरा मून भरणी में है तो मेरी पहली दशा वीनस की आएगी। आपका मून अगर लिखा हुआ है चित्रा नक्षत्र में तो आपकी पहली दशा मंगल की आएगी। चित्रा मंगल का नक्षत्र है। आपका मून लिखा हुआ है अश्विनी तो मैं तो पहली दशा केतु की आएगी। ऐसे ही लिखा हुआ है अश्लेषा में पहली दशा मर्क्यूरी की आएगी। तो जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा होता है वहां से दशा शुरू होती है। तो जो हम दशा देखते हैं, विंशोत्तरी दशा देखते हैं, वो एक नक्षत्र दशा है। वो क्या है? नक्षत्र दशा। प्रदीप का मतलब होता है लैंप, इल्यूमिनेट करना, रोशन करना। तो उदूदाया प्रदीप का मतलब है जो आपको नक्षत्र दशा को पढ़ना सिखाएगा। ऑथर ने क्या बनाया? उदूदाया प्रदीप। उन्होंने पहली लाइन में कहा कि मैं भृत पराशर के सारे नियम को मानता हूं। फलित के लिए भृत पराशर के सारे नियम लगेंगे। दृष्टियों के, एस्पेक्ट्स के, कंजंक्शंस के, लॉर्ड के, एक्सॉल्टेशन के, डेबिलिटेशन के सारे नियम लगेंगे। पर मैं उसके बाद दशा के, नक्षत्र दशा के फलित के लिए ये शास्त्र लिख रहा हूं जिसको हम कहते हैं उदूदाया प्रदीप। ये बाद में इसका नाम हो गया लघु पराशर। ये श्लोक नंबर 2 है। श्लोक नंबर 1 क्या था? सरस्वती वंदना है। श्लोक 2 क्या है? कि वो कहते हैं भृत पराशर होरा शास्त्र के सारे नियम को मानते हुए मैं उदूदाया प्रदीप की रचना कर। ठीक है। श्लोका 3। श्लोका 3 में वो कहते हैं कि हमेशा ये जो चीज है जो मैंने बनाई है ये सिर्फ और सिर्फ विंशोत्तरी दशा पे लागू करनी, और किसी दशा सिस्टम पे और किसी प्रॉमिस के फलित में आपने नहीं लगानी। इट ओनली अप्लाइज टू द विंशोत्तरी दशा सिस्टम। ठीक है। अष्टोत्तरी या किसी और सिस्टम में ये नहीं लगती। ठीक है। पराशर ऋषि खुद कहते हैं कि कलयुग में विंशोत्तरी से बड़ी कोई दशा नहीं। कलयुग में सबसे बड़ी दशा कौन सी होती है? विंशोत्तरी दशा। कलयुग में कौन सी दशा काम आती है? विंशोत्तरी दशा। ये महर्षि पराशर खुद कहते हैं। ठीक है। तो लघु पराशरी से हम डायनेमिक, दो तरह की एस्ट्रोलॉजी होती है। एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है प्रॉमिस निकालना। स्टैटिक एस्ट्रोलॉजी का क्या मतलब है? प्रॉमिस निकालना। जैसे मैं बोलूं अगर फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में चले जाए, फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में चले जाए तो ये एक मंदिर बनाने कॉम्बिनेशन है। ऐसे व्यक्ति मंदिर का कंस्ट्रक्शन करा सकता है। फोर्थ हाउस कंस्ट्रक्शन का, नाइन्थ हाउस धर्म कर्म का होता है। ऐसे ही सेवेंथ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में चले जाए, ये एक डिवोर्स का कॉम्बिनेशन होता है क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड अपने से 12वें में चला। ऐसे ही हम बीएनएन से भी देखते हैं, मून मर्क्यूरी जो है वो चीटिंग का कॉम्बिनेशन है, चीटिंग का प्रॉमिस देता है।
जुपिटर मार्स सर्जरी का प्रॉमिस देता। ये स्टैटिक एस्ट्रोलॉजी, हमने बोला ऐसा होगा, कब होगा हमको पता नहीं, पर हमने बोल दिया ऐसा होगा क्योंकि ये प्रॉमिस बना हुआ है। इसको स्टैटिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। कोई लॉर्ड कहीं चला गया, उससे एक प्रॉमिस बना, वो कब होगा वो एक अलग चीज। स्टैटिक मतलब वो प्रॉमिस है, ऐसा होना चाहिए। डायनेमिक का मतलब है कब होगा, जो हम पढ़ते हैं ट्रांजिट में। जब हम बीएनएन पढ़ते हैं तो ट्रांजिट पढ़ते हैं। ट्रांजिट डायनेमिक पार्ट है कि जुपिटर का ट्रांजिट किसी प्लैनेट पे हुआ तो उस प्लैनेट के रिजल्ट एक्टिवेटेड हो गए, सैटर्न का ट्रांजिट किसी प्लैनेट पे हुआ उस प्लैनेट से जुड़े हुए रिजल्ट एक्टिवेटेड हो गए। या फिर डायनेमिक को हम पढ़ते हैं दशा से, कि आपकी मान लो दशा चल रही, कोई भी दशा चल रही, उस समय क्या घटनाएं होंगी, वो दशा अच्छी जाएगी या खराब जाएगी, कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, वो डायनेमिक पार्ट। तो उडुदाया प्रदीप या आप कहें लघु पराशरी, वो डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी पे काम करता है, स्टैटिक एस्ट्रोलॉजी पे काम नहीं करता। ठीक है, स्टैटिक एस्ट्रोलॉजी एंडलेस है, उसको आप जीवन भर भी पढ़ते रहेंगे, वो चलती रहेगी, वो रोज पढ़ने का सब विषय है। डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी अभी क्या हो रहा है, अब आने वाले समय में क्या होगा, पहले क्या हुआ था, ट्रांजिट और दशा, अभी क्या समय चल रहा है, इसके बाद कैसा समय है, ये हम लघु पराशरी से पढ़ना चाहते हैं। तो लघु पराशरी इज नॉट फॉर स्टैटिक सिस्टम, इट इज फॉर डायनेमिक। श्लोका 4। श्लोका 4 में ऑथर कहते हैं कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं। श्लोका 4 में ऑथर क्या कहते हैं कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको 12 भाव, 9 ग्रह और 12 राशियों की नॉलेज पहले से है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको 12 हाउसेस की, 9 प्लैनेट्स की और 12 राशियों की नॉलेज पहले से ही है। वो इसमें 42 श्लोकों में ये नहीं सिखाने वाले वापस से कि 12 राशियों के बारे में बताऊंगा, 12 हाउसेस के बारे में, 9 प्लैनेट के बारे में बताऊंगा। वो ये कहते हैं 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट और 12 राशियां, इनकी नॉलेज आपको पहले से ही होनी चाहिए। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, ऑथर ने ये कहा। ये श्लोका 4। अब यहां से मेन प्रिडिक्शन शुरू होती है। यहां से मेन प्रिडिक्शन शुरू होती है श्लोका 5 से। श्लोका 5 में ऐसी चीज बताई गई है जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी, और वो एक गजब की चीज है। श्लोका 5 में कमाल की चीज बताई गई है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। क्या बताया श्लोका 5 में, कि सारे प्लैनेट्स की सातवीं दृष्टि होती है। उन्होंने कहा सर्वे ग्रह, क्या बोला 5वें श्लोक में, सर्वे ग्रह, सारे के सारे ग्रहों की सातवीं दृष्टि होती। ठीक है, कुछ ग्रहों की स्पेशल दृष्टियां भी होती है, उन्होंने बोला। उसमें आते हैं जुपिटर, सैटर्न और मार्स। जुपिटर, सैटर्न और मार्स की स्पेशल दृष्टियां भी होती। सारे प्लैनेट्स की 7th दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है। कुछ प्लैनेट्स की स्पेशल दृष्टियां भी होती हैं, जिसमें है जुपिटर, सैटर्न और मार्स। आप सबको पता है कि जुपिटर की कौन सी स्पेशल दृष्टि होती है, 5वीं और 9वीं। जुपिटर अपने से 5th हाउस में और अपने से 9th हाउस को दृष्टि देता है। सैटर्न की स्पेशल दृष्टि होती है 3री और 10वीं। सैटर्न अपने से 3rd हाउस में, अपने से 10th हाउस में दृष्टि देता है। मंगल की स्पेशल दृष्टि होती है 4 और 8, अपने से चौथे में, अपने से 8वें में दृष्टि देता है। ठीक है, बाकी सब प्लैनेट्स का 7th एस्पेक्ट होता है। मुझे ये बताओ, मैंने कहा सर्वे ग्रह, सर्वे ग्रह में राहु केतु को भी माना जाएगा क्या? बताओ एक बार, सर्वे ग्रह में राहु केतु को मानेंगे क्या या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, लिख रहे हैं 80% लोग, वो है बीएनएन पढ़ा हुआ है आप। चलो, नहीं मानेंगे क्योंकि राहु ग्रह केतु जो है ग्रह नहीं होते हैं। राहु केतु क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं। और ये जो 42 श्लोकाज हैं, इसमें आगे जाकर के ऑथर राहु केतु की दशा के लिए अलग नियम देते हैं। 42 श्लोका में जो अलग अलग से नियम दिए गए राहु केतु की दशा के लिए, इसीलिए इसको इस रूल में नहीं मानेंगे। तो राहु केतु पे ये नियम काम नहीं करता। राहु केतु पे ये वाला जो नियम है 7वीं दृष्टि वाला, ये नहीं लगाएंगे हम। बाकी सारे प्लैनेट्स की 7वीं दृष्टि होती। देखो, कोई भी प्लैनेट, जैसे मैं आपको ये कुंडली दिखा, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मून की डिग्री 16 है। ठीक है, अब मान लो मून के 7वीं दृष्टि में कोई प्लैनेट होता, मान लो सैटर्न, और उसकी डिग्री भी होती 16। मून की डिग्री 16 है। मान लो मून की 7वीं दृष्टि में कोई प्लैनेट है शनि, उसकी डिग्री भी 16 है।
अब ये जो सातवीं दृष्टि होती है ये 180 डिग्री की होती है। कितनी डिग्री की होती है? 180 डिग्रीज की होती है। अगर ये मून की डिग्री भी 16 है, शनि की डिग्री भी 16 है, दोनों एक दूसरे के सेवेंथ एस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि जो सेवेंथ एस्पेक्ट है वो अपना 100% रिजल्ट देगा। वो बहुत बली है। सातवीं दृष्टि 100% काम कर रही, बहुत बली है। पर अगर ये शनि की डिग्री जो है ये 16 डिग्री ना हो, इससे आगे और पीछे हो, जैसे मान लो ये डिग्री 10 डिग्री हो, या फिर शनि की डिग्री हो 25 डिग्री हो, मतलब 16 डिग्री से कम हो या ज्यादा हो, तो फिर ये 100% रिजल्ट नहीं देगा। कुछ हल्का, थोड़ा कम बली हो जाए। कितना कम बली हो जाएगा उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, परसेंटेज नहीं बता सकते। इसलिए हम इसको पूरा ही मानते हैं कि मान लो ये इसके बराबर डिग्री का नहीं है, पूरा 180 डिग्री नहीं भी है, आगे पीछे हो गया हल्का सा, फिर भी हम कहते हैं कि वो अपने 100% रिजल्ट दे, लगभग 100% रिजल्ट दे। अपन अज्यूम ये करते हैं, पर नियम ये कहता है कि बिल्कुल सामने 180 डिग्रीज पे जब होता है ना, बराबर डिग्री का हो जाए, तो वो मैक्सिमम रिजल्ट देता है। सातवीं दृष्टि। राहु केतु को हम प्लैनेट मानते नहीं है, वो उपग्रह होते हैं। क्या होते हैं? उपग्रह। इस वजह से इनके ऊपर ये नियम काम नहीं करता। वो ग्रह नहीं है, उपग्रह, वो कहते हैं सर्वे ग्रह। सैटर्न की दो स्पेशल दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि। सैटर्न की जो तीसरी दृष्टि होती है, देखो थर्ड हाउस किस चीज का होता है? थर्ड हाउस होता है पराक्रम का। थर्ड हाउस किसका होता है? पराक्रम का, एफर्ट का। तो जहां पर भी शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, उस हाउस से रिलेटेड आपको पराक्रम दिखाना पड़ेगा, एफर्ट दिखाना पड़ेगा। मान लो शनि आपका थर्ड हाउस में लिखा हुआ है, तो दृष्टि देगा तीसरी दृष्टि फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस से जुड़े मैटर्स में आपको करेज दिखाना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई में, अफेयर में, ठीक है, रोमांस, इंटीमेसी में, चाइल्ड बर्थ में, इन चीजों में आपको एफर्ट के बाद जाकर के सफलता। शनि की जो 10वीं दृष्टि होती है वो कर्म की होती है, क्योंकि 10th हाउस किसका होता है? कर्मा का होता है। तो शनि की जो 10वीं दृष्टि होती है, उस हाउस से रिलेटेड आपका कर्म जुड़ गया, आपको उस हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कर्म मांग रहा है वो हाउस आपसे। ठीक है। शनि की 10वीं दृष्टि मान लो आती है आपके 11th हाउस में, तो आपको अपने बड़े भाई बहनों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। 7th हाउस पे शनि की 10वीं दृष्टि आती है, तो पार्टनर्स के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए बहुत सारा कर्म। तो शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि ये दिखाती है। जुपिटर की भी दो स्पेशल दृष्टि होती है, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। जुपिटर की 5वीं दृष्टि, फिफ्थ हाउस किसका होता है? फिफ्थ हाउस आपकी बुद्धि का है, नॉलेज का है। तो फिफ्थ एस्पेक्ट जो है वो आपको समझदारी देता है। जहां पर भी जुपिटर की 5वीं दृष्टि पड़ेगी, उस हाउस से रिलेटेड आपको बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। जहां पर जुपिटर की 9th दृष्टि पड़ेगी, वो उस एरिया को प्रोटेक्ट करता है, पिता के समान प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। तो जुपिटर की 9th दृष्टि जहां पर पड़ रही है, वो आपके लिए पिता तुल्य हो जाता है, या आप उनके लिए पिता तुल्य हो जाते हैं। आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं। मंगल की दो दृष्टियां हैं, फोर्थ और एट्थ एस्पेक्ट। फोर्थ एस्पेक्ट को हम कहते हैं पुलिस। क्या कहते हैं? पुलिस। और एट्थ एस्पेक्ट को हम कहते हैं आर्मी। पुलिस का काम क्या है? प्रोटेक्ट करना, नर्चर करना, अपने स्टेट के, अपने सिटी के लोगों को संभाल के रखना। आर्मी डिस्ट्रक्शन के। तो एट्थ एस्पेक्ट मंगल का डिस्ट्रक्शन करता है, हालांकि प्रोटेक्शन भी करता है मंगल, जहां पे 8वीं दृष्टि करेगा, पर उसको डिस्ट्रॉय भी करता है। फोर्थ एस्पेक्ट हमेशा मंगल प्रोटेक्शन। इसमें ये लिखा हुआ है देखो, फुल स्ट्रेंथ मिलती है जब बिल्कुल 180 डिग्री सामने मिल जाए, दोनों प्लैनेट्स की डिग्री बराबर हो। थोड़ी आगे पीछे से हल्की स्ट्रेंथ कम होती है, पर हम 100% ही मानते हैं, क्योंकि हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। अब इस रूल का बहुत डीप मीनिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इतना तो खैर सबको ही पता है कि सेवेंथ एस्पेक्ट होता है, स्पेशल दृष्टि होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये कोई नहीं बताया। ठीक है। ये बहुत खास बात बता, ये सबसे बड़ी बात है। मान लो कोई प्लैनेट की दशा चल रही है, मान लो ये चार्ट है, इसमें दशा चल रही है मंगल की। दशा किसकी चल रही? मार्स की। मैंने देखा मंगल 7th हाउस में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? 7th हाउस में लिखा हुआ है। मंगल की 7वीं दृष्टि में कोई भी प्लैनेट नहीं है।
मंगल की 7वीं दृष्टि में कोई भी प्लैनेट नहीं है। मंगल की चौथी दृष्टि में कोई प्लैनेट नहीं। मंगल की 8वीं दृष्टि में बहुत सारे प्लैनेट हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि में बहुत सारे प्लैनेट। यहां पर मंगल आपको रिजल्ट देगा 7th हाउस का और सेकेंड हाउस का। पर मंगल आपको यहां पर फर्स्ट हाउस का और 10th हाउस का रिजल्ट नहीं देगा, चाहे उसकी दृष्टि वहां पर पड़ रही है। तो इसका डीप मीनिंग क्या है श्लोका नंबर 5 का? बहुत गहरा मतलब है कि अगर प्लैनेट की दशा चल रही है, कोई भी प्लैनेट है, उसकी दशा चल रही है, पर उसकी दशा में जहां पर वो दृष्टि दे रहा है वहां पर कोई प्लैनेट नहीं लिखा, तो वो उस हाउस के रिजल्ट नहीं देगा। जैसे मंगल यहाँ पर फर्स्ट हाउस के रिजल्ट देने चाहिए, क्योंकि मंगल फर्स्ट हाउस को दृष्ट कर रहा है, पर मंगल फर्स्ट हाउस के रिजल्ट नहीं देगा। मंगल 10th हाउस के रिजल्ट नहीं देगा। करियर में ग्रोथ नहीं होगी, इस समय आपको अपलिफ्टमेंट नहीं मिलेगा ज्यादा, क्योंकि वहां पर कोई प्लैनेट नहीं लिखा। अगर वहां पर कोई भी प्लैनेट लिखा होता तो वो उस भाव के रिजल्ट दे देता। यहाँ पर वो सेकंड हाउस के रिजल्ट देगा, पैसा देगा, फैमिली में ग्रोथ कराएगा, शादी करा सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस 7th हाउस एक साथ एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, फैमिली 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 वाला पार्ट बना देगा, क्योंकि सेकंड हाउस में बहुत सारे प्लैनेट लिखे हैं और मंगल की 8वीं दृष्टि में आ रहे हैं। तो जहां पर प्लैनेट की दृष्टि पड़ती है, अगर वहां कोई भी ग्रह है, चाहे राहु केतु भी है कोई बात नहीं, पर अगर कोई भी ग्रह लिखा है तो वहां के रिजल्ट दे देगा। पर अगर दशा के दौरान, किसी प्लैनेट की दशा के दौरान उसकी दृष्टि में कोई प्लैनेट नहीं है, तो उस हाउस के रिजल्ट नहीं दे पाएगा, चाहे वहां दृष्टि पड़ रही। इस नियम को नॉर्मल फलित में नहीं लगाना। नॉर्मल फलित में मंगल दे रहा है रिजल्ट फर्स्ट हाउस के, पर मंगल की दशा के दौरान मंगल रिजल्ट नहीं देगा। ये सबसे गहरी बात है। हमने कहा उड़ू दाया प्रदीप या फिर लघु पराशरी नॉर्मल फलित के लिए नहीं है, वो सिर्फ दशा के बारे में बोलती है और कुछ नहीं बोलती। मंगल देगा 7th एस्पेक्ट के रिजल्ट, प्रॉमिस है उसका। गुस्से वाले होंगे, चिड़चिड़े होंगे, वो मंगल दे रहा है सब कुछ, वो अलग चीज है, वो नॉर्मल फलित है। पर दशा में मंगल फर्स्ट हाउस के 10th हाउस के रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, ये आप लोग खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं इस बात को, ये देख सकते हैं। मैं चार्ट आपको दिखाऊं? ठीक है, इसको देखो। इस चार्ट में अभी वीनस की दशा चल रही, 2006 से चल रही वीनस की दशा। यहाँ पे देखो वीनस की दशा दिख रही है। अब अभी जो हाईलाइटेड है वो दशा चल रही है, वीनस की दशा चल रही है। वीनस कहाँ लिखा हुआ है? 11th हाउस में लिखा हुआ। वीनस की 7वीं दृष्टि होती, तो आपको ये सोचना चाहिए कि वीनस जो है यहाँ पर 5th हाउस के रिजल्ट भी देगा। ठीक है, नॉर्मल थिंकिंग यही है, देगा। पर उसने ऐसे कुछ खास रिजल्ट दिए नहीं 5th हाउस के। जब मैंने इन स्लाइड से बात करी तो इसने 5th हाउस के कुछ खास रिजल्ट दिए नहीं। ये लड़की जो है नीट की तैयारी कर रही थी, देखो वीनस एग्जॉल्टेड है, वीनस की दशा चल रही, 5th हाउस को देख रहा है, 5th हाउस पे कोई खराब प्रभाव है नहीं, तो अच्छा हो जाना चाहिए क्लियर, पर नहीं हुआ। नॉर्मल बीएससी करी, वो भी कोई बेकार से कॉलेज से। हालांकि उसके बाद एमबीए करके जॉब अच्छी लग गई, वीनस एग्जॉल्टेड है, 11th हाउस गेंस तो दे ही रहा है, पर पढ़ाई तो कुछ खास नहीं हुई ना। जॉब अच्छी लग गई, पैसा अच्छा कमा रही, 11th हाउस गेंस तो हो ही रहे हैं लगातार, पर पढ़ाई जो 5th हाउस दे रहा था वो तो कुछ हुआ नहीं। अफेयर भी कोई नहीं था, ना तो कोई अफेयर दिया उसने, कोई अफेयर नहीं अभी तक। 2001 का बॉर्न है लड़की, कोई भी अफेयर नहीं, 5th हाउस पे कुछ प्रभाव नहीं, तो खास कुछ रिजल्ट दे नहीं रहा है 5th हाउस के, 11th हाउस के दे रहा है। तो अगर किसी प्लेनेट की दशा है और उसकी दृष्टि में कोई प्लेनेट नहीं लिखा, तो वो उस हाउस के रिजल्ट नहीं देगा, चाहे वहां उसको दृष्ट कर रहा है, पर कोई प्लेनेट नहीं तो रिजल्ट नहीं देगा। अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट लिखा होता, मान लो यहाँ पे राहु लिखा होता, चाहे इसके साथ केतु लिख दो, तो भी इसके रिजल्ट दे देता। चाहे राहु केतु की दृष्टि हम मानते नहीं है, पर कोई प्लेनेट तो लिखा हुआ है ना वहां पे, तो वो 5th हाउस के रिजल्ट 100% देगा। कोई और प्लेनेट लिखा हो तो भी देगा। जैसे भी इसकी अगली दशा क्या आएगी, अगली दशा है सन की। सन की दशा में भी वो 6th हाउस के रिजल्ट नहीं दे पाएगा, बीमार नहीं करेगा इसको ज्यादा, क्योंकि 6th हाउस में कोई प्लेनेट है नहीं।
ठीक है। पर यहाँ पर कोई और प्लैनेट होता, मान लो मंगल होता, तो फिर इसके रिजल्ट मिलते हैं आपको 6,000, 100% रिजल्ट। डीपर मतलब क्या है, बहुत खास मतलब है, बहुत ही खास। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इफ एस्पेक्टेड हाउस इज एम्प्टी, अगर जिस हाउस पे दृष्टि पड़ रही है वो खाली है, द एस्पेक्टिंग प्लैनेट विल नॉट डिलीवर रिजल्ट ऑफ दैट हाउस ड्यूरिंग दशा पीरियड। है ना, बहुत गहरी बात, कि अगर दशा जिस प्लैनेट की है उसकी दृष्टि में कोई प्लैनेट नहीं है, तो जहां पर वो दृष्टि डाल रहा है उस हाउस के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है। जैसे अगर मैं सोचूं इस चार्ट में शनि की दशा चल रही है, तो थर्ड हाउस में शनि लिखा हुआ है, वो अपनी तीसरी दृष्टि से फिफ्थ हाउस को देखता है। फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो इस दशा में फिफ्थ हाउस के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वो अपनी सातवीं दृष्टि से जुपिटर केतु को देख रहा है, यहाँ के रिजल्ट मिलेंगे, नाइन्थ हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। वो धार्मिक यात्राएं करेगा, लंबी यात्राएं करेगा, गुरु जी के दर्शन मिल सकते हैं, गुरु मिल सकते हैं। फिर हमने कहा शनि की 10वीं दृष्टि, वहां पर कोई प्लैनेट नहीं, तो यहाँ पर वो 12th हाउस के रिजल्ट नहीं देगा, इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट नहीं देगा, विदेश यात्रा नहीं कराएगा, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं कराएगा, क्योंकि 12th हाउस में कोई प्लैनेट है ही नहीं। शनि की 10वीं दृष्टि वहां पड़ रही है, 9th हाउस के दे देगा क्योंकि वहां प्लैनेट है। नहीं होता तो नहीं देता। ठीक है, समझ में आया। राहु केतु के अलग नियम, राहु केतु पे ये नियम नहीं काम करेगा। श्लोका 6, श्लोका 5 में हमने देखा, एक और एग्जांपल दे देते हैं, कोई और चार्ट ले लो, कुछ भी ले लो। हम्म, अभी इसकी क्या दशा चल रही है, मर्क्यूरी की दशा चल रही है। अब देखो मर्क्यूरी कहाँ लिखा हुआ है, फोर्थ हाउस में लिखा हुआ है। ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं कि मर्क्यूरी फोर्थ हाउस में लिखा हुआ है, 10th हाउस को देख रहा है, तो इसको करियर में ग्रोथ देगा, करियर में ग्रोथ देनी चाहिए इसको। पर ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो स्ट्रगल कर रहा है करियर, अभी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तो सोच रहा है मैं कोई और कोर्स कर लूं, विदेश चला जाऊं, ऐसी बातें सोच रहा है। मर्क्यूरी फोर्थ हाउस में लिखा हुआ है, ये सोच रहा है भी कोई और कोर्स कर लूं, 1987 का बर्थ। फोर्थ हाउस पढ़ाई लिखाई के थोड़े बहुत रिजल्ट दे रहा है, फिफ्थ लॉर्ड भी है, पर सामने से 10th हाउस के कुछ खास रिजल्ट नहीं दे रहा, करियर में इतनी ग्रोथ नहीं दे रहा, क्योंकि वहां कोई प्लेनेट लिखा ही नहीं। तो जिस प्लेनेट की दशा है वो अपने एस्पेक्ट्स जहां पर उसका पड़ रहा है उस हाउस के रिजल्ट तभी दे पाएगा जब वहां पर कोई प्लेनेट हो। ओके, ये श्लोका 5। चलो, अब हम आते हैं रूल नंबर, श्लोका नंबर 6 पे। श्लोका 6 जो है वो त्रिकोण और त्रिषडाया की बात करता है। श्लोका 6 जो है वो त्रिकोण और त्रिषडाया की बात करता है। त्रिकोण क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझो। त्रिकोण का मतलब होता है फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, इसको त्रिकोण कहते हैं। इसमें भी बहुत लड़ाई है कि फर्स्ट हाउस को कई लोग कहते हैं कि वो त्रिकोण का हिस्सा नहीं है, वो खाली केंद्र हाउसेज माना जाएगा, पर माना जाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण का हाउस होता है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट त्रिकोण हाउस। उससे थोड़ा कम स्ट्रांग होता है फिफ्थ हाउस, और सबसे कम स्ट्रांग होता है फर्स्ट हाउस, त्रिकोण की अगर बात करें। इसका ये मतलब है अगर नाइन्थ हाउस से कोई राजयोग बनता है तो वो सबसे पावरफुल माना जाएगा, फिफ्थ हाउस से बनता है तो उससे कम, और फर्स्ट हाउस से बनता है तो उससे कम। सबसे पावरफुल नाइन्थ है त्रिकोण में। त्रिषडाया क्या होता है, सबसे पहले हमने त्रिकोण को समझा, त्रिकोण का मतलब होता है फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे त्रिषडाया। त्रिषडाया कौन से होते हैं, 3, 6 और 11, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस, इसको कहते हैं त्रिषडाया। ये मेलेफिक होता है, ये खराब होता है। ठीक है। रूल श्लोका नंबर 6 क्या कहते हैं, कि अगर त्रिकोण का स्वामी, अगर त्रिकोण का स्वामी त्रिषडाया का भी स्वामी हो जाए, अगर त्रिकोण का स्वामी त्रिषडाया का भी स्वामी हो जाए, तो वो अपनी दशा में मेलेफिक रिजल्ट्स दे। अगर त्रिकोण का स्वामी त्रिषडाया का भी स्वामी हो जाए, तो वो अपनी दशा में मेलेफिक रिजल्ट्स देगा।
देखते कैसे हैं? अब इसी चार्ट में देखो, इस चार्ट में देखो, त्रिशडाया मतलब थर्ड हाउस, 11th हाउस और 6th हाउस। ये वैसे तो आपने खुद ही ढूंढना चाहिए, मैं चाहता हूं आप 12 लगन देखें और सबके सब लग्नों में खुद ही ढूंढे कौन से ऐसे लगन होते हैं जिनमें त्रिशडाया का और त्रिकोण का स्वामी एक बन सकता है। पर फिर भी मैं आपको एक सीक्रेट इसका बताता हूँ, कभी भी किसी भी लगन में 3 और 11 का स्वामी, थर्ड हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड त्रिकोण का लॉर्ड नहीं हो सकता। कोई भी 12 लगन देख लो, कभी भी थर्ड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट या फिफ्थ या नाइन्थ लॉर्ड नहीं होगा। कोई भी 12 लगन, जैसे यहाँ पर ये कैंसर राशि है थर्ड हाउस में, 11th हाउस में पाइसिस राशि है, और त्रिकोण में देखो ये टॉरस है, ये वर्गो है, ये कैप्रिकॉर्न है। कभी भी नहीं मिलेगा सेम लॉर्ड। मिल सकता है सिक्स्थ हाउस के साथ, खाली आपको सिक्स्थ हाउस देखना। जैसे यहां पर भी बन रहा है वीनस, देखो वीनस फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस में टॉरस राशि है, टॉरस का लॉर्ड वीनस होता है। और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है, सिक्स्थ हाउस में 7 नंबर राशि है, उसका लॉर्ड भी वीनस है। 3 और 11 को देखो ही मत, क्योंकि कोई भी ऐसा लगन नहीं है जिसमें 3 और 11 का लॉर्ड त्रिकोण का लॉर्ड हो जाए, कोई भी नहीं है, आप देख सकते हो सारे 12 लगन देख। पर सिक्स्थ का हो सकता है। तो यहां पर देखो, टॉरस लगन में वीनस फर्स्ट लॉर्ड भी है जो कि त्रिकोण का हो गया, और त्रिशडाया भी है क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड भी हो गया। तो टॉरस लगन के अंदर वीनस की जब दशा आएगी तो वो इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देगी, वो आपको मेलेफिक रिजल्ट दे, खराब रिजल्ट दे। चाहे आप सोच लो वीनस तो नेचुरल नैसर्गिक अच्छा प्लेनेट है, फोर्थ हाउस में लिखा हुआ है, घर का सुख देगी, ये देगी वो देगी, पर इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देगी, खराब रिजल्ट देगी, क्योंकि वो त्रिशडाया का स्वामी भी हो गया। तो हम कहते हैं त्रिकोण बहुत स्ट्रांग है, पर इससे क्या समझ में आपको कि त्रिशडाया तो और भी स्ट्रांग है, कि कोई प्लेनेट अगर त्रिकोण का लॉर्ड होकर के त्रिशडाया का भी लॉर्ड हो जाए तो खराब रिजल्ट देगा अपनी दशा। आप ऐसे और भी लगन देख सकते, जैसे मैं अगर इसका लगन बदल दूं, कोई और लगन कर दूं। मैंने कहा कभी भी आप थर्ड हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड आपको त्रिकोण में नहीं मिलेगा, चाहे आप कितनी बार भी देख लो। जहां पे लॉर्ड जुपिटर है, यहाँ पे लॉर्ड सन है, यहाँ पे देखो वीनस, सैटर्न, मर्क्यूरी, कभी नहीं मिलेगा। पर आपको मिल सकता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस में यहाँ पे जुपिटर की राशि है, पर यहाँ पे नहीं आ रही। तो लिब्रा लगन में कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं होता जो त्रिकोण का भी स्वामी है और त्रिशडाया का भी स्वामी। कोई और लगन लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये तो टॉरस ही आ गया। कैंसर लगन में देखो, खाली सिक्स्थ हाउस को देखो, हमने आपको ट्रिक बता दी, सिक्स्थ हाउस ही देखो। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है जुपिटर। क्या जुपिटर त्रिकोण में भी किसी का लॉर्ड है? हाँ, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है। त्रिकोण में से नाइन्थ का लॉर्ड है जुपिटर और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड। तो वो त्रिशडाया का भी स्वामी हो गया, त्रिकोण का भी स्वामी हो गया। इसीलिए कैंसर लगन के लिए जुपिटर की दशा मैलेफिक होगी। हालांकि कहते हैं कैंसर लगन के लिए जुपिटर बहुत शुभ होता है, पर वो फलित में, दशा में जुपिटर की दशा अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि वो सिक्स्थ का भी स्वामी है और नाइन्थ का भी स्वामी, मतलब त्रिकोण का भी स्वामी है, त्रिशडाया का भी स्वामी है, इसलिए उसकी दशा में वो मेलेफिक रिजल्ट्स देगा। उसकी दशा में वो मेलेफिक रिजल्ट्स, ठीक है। मैंने ये लिख रखा है यहाँ पे, त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ होते हैं, नाइन्थ हाउस सबसे स्ट्रांग है, उससे स्ट्रांग फिफ्थ हाउस, उससे स्ट्रांग फर्स्ट हाउस। त्रिशडाया पापी होते हैं, 3 6 11 के लॉर्ड। अगर एक प्लैनेट दोनों को रूल करता है, सिर्फ आपने सिक्स हाउस से देखना है, मैंने आपको ट्रिक बता दी, क्योंकि 3 और 11 कभी मिलेगा नहीं आपको, कि त्रिकोण का भी स्वामी और 3 और 11 में से किसी का स्वामी, हमेशा सिक्स का ही मिलेगा, कितनी भी कोशिश करूं। तो अगर कोई प्लैनेट त्रिशडाया का भी स्वामी है, त्रिकोण का भी स्वामी है, तो उसकी दशा में मेलेफिक रिजल्ट देगा। जैसे वर्गो लगन में सैटर्न फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड होता है। वर्गो लगन की कुंडली में, वर्गो की कुंडली दिखाएं आप, लो वर्गो लगन की कुंडली में देखो, वर्गो को अगर मैं लगन बना दूं, तो देखो सैटर्न यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड भी है जो कि त्रिकोण का होता है, और सैटर्न यहाँ पे सिक्स्थ लॉर्ड भी है जो कि त्रिशडाया है, 3 6 11 में से। यहाँ पर सैटर्न की दशा जो है मेलेफिक रिजल्ट देगी आपको वर्गो लगन, ठीक है। उसके अलावा कैंसर लगन में अभी हमने देख ही लिया था जुपिटर नाइन्थ और सिक्स लॉर्ड। टॉरस लगन में हमने देख ही लिया था वीनस फर्स्ट और सिक्स लॉर्ड। ये एक टेबल मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, सिर्फ
इन्हीं असेंडेंट्स में ऐसा देखा जाता है कि कोई प्लैनेट त्रिषणाया का भी लॉर्ड है और त्रिकोण का भी लॉर्ड। टॉरस लगन में वीनस, कैंसर में जुपिटर, वर्गो लगन में सैटर्न, स्कॉर्पियो लगन में मंगल, केप्रिकॉन लगन में मर्क्यूरी। ये इनकी दशाएं आपके लिए मेलेफिक रिजल्ट लेके आएगी इस लगन। समझ में आ गए? समझ में आ गए? अंतरदशा के लिए अच्छा है ना नियम, समझ आ गए? जेमिनाई में है नहीं, सारे लगन में है नहीं, ये कुछ कुछ लगन में ही है। अभी हमने देखा था ना, आपने अभी लीब्रा लगन बनाया था, उसमें उसमें था ही नहीं ऐसा, सब सारे लगन में नहीं है। इन कितने हुए, 5 लगन में है सिर्फ ऐसे। चलो, अब ये लघु पराशरी में नियम नहीं लिखा हुआ, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वाला नियम जो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये लघु पराशरी में नहीं लिखा हुआ। ये अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी कमेंट्रीज में लिखा हुआ। ये अपनी कमेंट्रीज में लिखा हुआ। जब उन्होंने सोचा कि मैंने अभी नियम बताया, इसमें नियम लिखा हुआ है कि त्रिकोण के स्वामी अगर त्रिषडाया के भी स्वामी हो जाए तो वो मेलेफिक रिजल्ट देंगे, तो उन्होंने बोला त्रिकोण तो बहुत शुभ होता है, त्रिकोण तो बहुत शुभ होता है। जब त्रिकोण का स्वामी अगर त्रिषडाया का स्वामी भी हो जाए तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो केंद्र क्या चीज है? केंद्र क्या होता है? केंद्र हाउसेज आर 1, 4, 7, 10। केंद्र हाउसेस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस। ये जो डब्बा बना हुआ है ना आपका, ये काजू कतली जैसा, ये केंद्र हाउसेस, फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और 10th। कमेंट्रेटर्स ने क्या ऐड किया? लघु पराशरी के जो कमेंट्रेटर्स हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, उन्होंने क्या ऐड किया कि त्रिषडाया का स्वामी अगर केंद्र का भी स्वामी हो जाए तो भी वो मेलेफिक रिजल्ट देगा अपनी दशा में। जैसे अगर हम कैंसर राशि की बात करें तो कोई है क्या जो केंद्र का भी स्वामी है और त्रिषडाया का स्वामी है? त्रिषडाया क्या होता है? 3, 11 और 6। नहीं है, इसमें है। देखो, इसमें वीनस, कैंसर लगन में वीनस यहाँ पे 11th का भी लॉर्ड है और वीनस यहाँ पे 4th हाउस का भी लॉर्ड। तो वो केंद्र का भी लॉर्ड हो गया वीनस, वीनस केंद्र का भी लॉर्ड हो गया, और वीनस जो है वो 11th लॉर्ड भी हो गया जो कि त्रिषडाया में आता। तो यहाँ पर वीनस की दशा आपको मेलेफिक रिजल्ट देगी। ठीक है, तो ये जनरल नियम नहीं है, पर ये निकाला गया नियम है और ये अच्छा काम करता है। ये लघु पराशरी में नहीं लिखा हुआ, पर ये निकाला गया। जैसे एरीज असेंडेंट के लिए शनि जो है वो 10th हाउस का लॉर्ड है। 10th हाउस जो है वो केंद्र हाउस है और 11th का लॉर्ड है जो त्रिषडाया भी है। एरीज में तो वो 10 नंबर राशि, 11 नंबर राशि नेचुरल 10th और 11th हाउस में जाएगी ना, तो वो सैटर्न की दशा एरीज लगन के लिए मेलेफिक होगी। ये इसमें फिर से एक टेबल मैंने बना रखी है अलग अलग असेंडेंट्स के लिए। जैसे एरीज असेंडेंट में सैटर्न जो है वो 10th और 11th का लॉर्ड है। कैंसर असेंडेंट के लिए मून जो है, सॉरी वीनस जो है वो 4th और 11th का लॉर्ड है, अभी मैंने देख ही लिया था। लियो असेंडेंट के लिए वीनस जो है वो 10th और 3rd का लॉर्ड है। स्कॉर्पियो के लिए सैटर्न 3rd और 4th का लॉर्ड है। केप्रिकॉन के लिए मार्स जो है वो 4th और 11th का लॉर्ड है। एक्वेरियस के लिए मार्स जो है वो 10th और 3rd का लॉर्ड है। लियो के लिए सैटर्न 6th और 7th का लॉर्ड। तो इन राशियों के लिए, इन राशियों के लगन के लिए ये प्लैनेट्स की दशा आपके लिए मेलेफिक रिजल्ट देगी। ठीक है, एरीज के लिए सैटर्न, कैंसर और लियो राशि के लिए वीनस की दशा, स्कॉर्पियो लगन के लिए सैटर्न की दशा, केप्रिकॉन एक्वेरियस लगन के लिए मंगल की दशा, लियो लगन के लिए शनि। ठीक है, ये निकाला गया नियम। एक और नियम जो निकाला गया है, ये भी नियम लिखा नहीं है 42 श्लोका में, ऐसे बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं जो कमेंट्रीज में है, जो लिखी नहीं गई है 42 श्लोका में, एक्स्ट्रा बताऊं। हमने जब बोला कि त्रिकोण का स्वामी अगर त्रिषडाया का स्वामी हो जाए तो मेलेफिक रिजल्ट देगा, केंद्र का स्वामी अगर त्रिषडाया का स्वामी हो जाए मेलेफिक रिजल्ट देगा, तो यहां पर ये आता है पॉइजन कट पॉइजन, जहर जहर को काटता है। अगर त्रिषडाया का स्वामी त्रिषडाया में लिखा हो, त्रिषडाया क्या होते हैं? 3, 6, 11। इनका जो लॉर्ड है वो 3, 6, 11 में ही लिखा हो,
तो वो अपने खराब रिजल्ट नहीं देगा। इफ अ त्रिशराया लॉर्ड इज प्लेस्ड विद इन अ त्रिशराया हाउस, या फिर 10th हाउस में भी कह लो, 10th हाउस में भी लिखा हुआ है, इट लूजेस इट्स मेलेफिक नेचर, तो वो खराब रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अगर कोई भी त्रिशराया का लॉर्ड त्रिशराया में ही लिखा हुआ है तो वो अपने खराब रिजल्ट नहीं दे पाए। ठीक है, ये बहुत बढ़िया नहीं है। चलो, आज का आखिरी नियम आपको बताते हैं। वो है केंद्र अधिपति दोषा। श्लोका 7 की हम बात कर रहे हैं। श्लोका 7 में हम पढ़ेंगे केंद्र अधिपति दोषा। इसको सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रेट किया जाता है। दिस इज द मोस्ट मिस इंटरप्रिटेटेड श्लोका। ये क्या कहते हैं केंद्र अधिपति दोषा में? यह केंद्र अधिपति दोषा इसका नाम भी नहीं है इस श्लोक का। फिर अगर कोई भी प्लेनेट केंद्र का लॉर्ड है, अगर कोई भी प्लेनेट केंद्र का लॉर्ड है, तो वो अपनी दशा में अपनी शुभता खो देता है। अगर कोई भी प्लेनेट केंद्र का लॉर्ड है, केंद्र हाउसेस का लॉर्ड है, वो अपनी दशा में अपनी शुभता खो देता है, ऐसा उन्होंने लिखा। इसका पर यह भी मतलब है कि अगर कोई केंद्र का लॉर्ड अगर मेलिफिक है, केंद्र का स्वामी अगर मेलिफिक है, तो वो अपना मेलिफिक स्टेटस भी खो देगा। जैसे इस चार्ट में केंद्र का लॉर्ड कौन है? केंद्र का लॉर्ड मून है, वीनस है, सैटर्न है और मार्स। ये चारों प्लैनेट्स अपनी दशा में न्यूट्रल होंगे, ना ये अच्छे माने जाएंगे ना बुरे माने जाएंगे। मून, वीनस, सैटर्न और मार्स, क्योंकि ये केंद्रा के लॉर्ड बन गए। अब इसमें मेलेफिक और बेनिफिक कैसे डिसाइड करना है, कौन सा प्लेनेट अच्छा है कौन सा बुरा है, वो आप दशा के हिसाब से ही जज करेंगे। यहाँ पर नेचुरल बेनिफिक नेचुरल बेनिफिक नहीं लेंगे कि हम कह दें कि वीनस नेचुरल बेनिफिक होता है, जुपिटर नेचुरल बेनिफिक होता है, ऐसे नहीं। अगर वो त्रिशराया का स्वामी है, दुष्टाना का स्वामी है, तो वो मेलेफिक माना जाएगा। फिर वो केंद्र का भी लॉर्ड है तो वो अपनी मेलेफिकनेस को खो देगा। अगर वो अच्छे जगह का लॉर्ड है और फिर वो केंद्र का स्वामी है, तो वो अपनी शुभता को खो दे, वो न्यूट्रल बन जाए। न्यूट्रल प्लैनेट कैसा होता है? इट इज लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। न्यूट्रल प्लैनेट इज लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके पास पावर होती है पर वो कुछ कर नहीं सकता। वो उसके कोई ना डिसीजंस चलते हैं, वो सिर्फ साइन करने के लिए होता है। 2 बार बिल पास हो जाए तो उसको साइन करना ही पड़ता है, वो खुद की कोई ओपिनियन नहीं रख सकता ज्यादा। पावर है, प्रेसिडेंट है, पर कोई पावर उसके पास है। अगर कोई प्लेनेट केंद्र का भी लॉर्ड है, त्रिकोण का भी लॉर्ड है, ऐसे ही प्लेनेट को योग कारक कहते हैं। अगर कोई प्लेनेट केंद्र का भी लॉर्ड है और त्रिकोण का भी लॉर्ड है, ऐसे प्लेनेट को योग कारक कहते हैं। बहुत बढ़िया प्लेनेट है। केंद्र और त्रिछड़ाया का है, मेलेफिक हो जाता है। ठीक है, अब इस चार्ट को देखो। इसमें देखो सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में लिखा हो, सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में लिखा हो। पर क्योंकि वो केंद्र का लॉर्ड है, तो जुपिटर ने अपनी जो भी चीजें थी वो खो दी। वो अपनी शुभता को खो चुका है, वो अपनी शुभता को खो चुका है। अब ये एक न्यूट्रल प्लैनेट बन गया। क्योंकि 7वें श्लोक में हमने ये पढ़ा कि कोई भी प्लैनेट अगर केंद्र का लॉर्ड है, तो वो अपनी शुभता खो देगा या अपनी अशुभता खो देगा, मेलिफिकनेस खो देगा या बेनिफिकनेस खो देगा और न्यूट्रल बन जाएगा। न्यूट्रल कैसे बताया मैंने? एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे। पर क्योंकि वो 7th हाउस में लिखा हुआ है, 7th लॉर्ड भी है, तो ये मारक है। 7th हाउस जो है वो मार्क होता है, मार्केश भी है वो, क्योंकि 7th लॉर्ड भी है। तो जब जुपिटर की दशा आएगी तो ये आपको डेथ या नियर डेथ ऐसी चीजें जरूर दिखा देगा। क्योंकि वो न्यूट्रल है, वो आपको बचाएगा भी नहीं। उसने अपनी शुभता खो दी है। आप बोलो ना जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, जुपिटर बचाएगा मेरे को, वो नहीं बचाएगा। क्योंकि उसने अपनी बेनिफिकनेस को खो दिया है, क्योंकि वो केंद्र का लॉर्ड है और वहीं लिखा हुआ है, पर वो मारक है। वो अपना मारक वाला काम जरूर करेगा। ठीक है, चलो।
एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। त्रिकोण के स्वामी 159 होते हैं, हमेशा ऑस्पिशियस होते हैं। त्रिषडाय 3611, इसको मेलेफिक मानते हैं। केंद्र होते हैं 14710, न्यूट्रल होते हैं अगर इनके लॉर्ड की बात कर रहे हैं। त्रिकोण और त्रिषडाय हमेशा मेलेफिक रिजल्ट देगा अगर कोई प्लेनेट त्रिकोण और त्रिषडाय का लॉर्ड है। केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड है, बहुत अच्छा योग कारक बन जाता है। फिर हमने इसमें ऐड किया कोई प्लेनेट अगर केंद्र और त्रिषडाय का लॉर्ड है तो भी वो मेलेफिक की जैसे काम करेगा अपनी दशा में। याद रखो ये फलित में नहीं बोलना है कभी भी कि वो मेलेफिक है, फलित में नहीं है मेलेफिक। वो अपनी दशा में मेलेफिक रिजल्ट आपको देता है, वो अपनी दशा में आपको मेलेफिक रिजल्ट देता है। चलो, क्योंकि हमारे पास 42 श्लोक है, आज हमने 7 पढ़ ली, अरे आज नहीं पढ़ सकते, तो जल्दी से मुझे बता दो अभी तक क्लास आपको कैसी लगी। और अगर इसको पूरे 42 श्लोक आपको अगर पढ़ाएं आगे इसी कोर्स में तो आप लोग पढ़ेंगे, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बता। विमशोत्रीय दशा देखते हैं इसमें से, ओनली विमशोत्रीय दशा। बढ़िया। चल, समझ में आया ना? है। शुभ। चलो, अब हम आप लोगों के लिए, चलो वागीश जी भी पूछेंगे आप लोगों से। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं आई ऑल्सो फाउंड दिस सेशन वेरी फैसिनेटिंग। मैं भी अटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ। ऑल दो मैं आप लोगों की तरह बीएनएन में जितने आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, आई एम स्टिल अ वेरी कोर लर्नर। जो मैं सीख रहा हूँ अभी भी कंप्लीट कर रहा हूँ। आप लोगों से तो कम ही मुझे समझ में आया होगा आज, पर आप लोगों को कितना समझ में आया ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? आज जो चीजें थी वो कितनी समझ में आई हैं? 1 से 10 के स्केल पे अगर आप लोग रेट करो, मुझे आप लोगों से आपका फीडबैक चाहिए। फुल फुल 100 9 8 8 थोड़ा 9। हार्डली हार्डली 40 मिनट्स की आपने क्लास अटेंड करी और कंप्लीटली एक नया नोवल टॉपिक था और बहुत सारी चीजें थी इसके अंदर। अगर उसके बाद भी थोड़ा बहुत समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। और जो 9 10 लिख रहे हैं, दैट इज रियली रियली कमेंडेबल। आप मुझे ये बताइए, आपको लघु पराशरी एज अ सब्जेक्ट कैसा लगा? डिड यू फाइंड दैट इंटरेस्टिंग थिंग इन इट? वो एक्चुअलिटी समझ आई लघु पराशरी की? क्या आपको लघु पराशरी की पावर की रियलाइजेशन हुई इस 45 मिनट में? यस 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 यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो क्या आप सभी लोग तैयार हो लघु पराशरी वाला इस महीने पूरा सीखने के लिए? अभी 3 4 5 महीने लगा के सर ने इस पे पूरी रिसर्च करके इसे प्रिपेयर करा है। तो क्या आप सभी लोग रेडी हो लघु पराशरी इस महीने पूरा सीखने के लिए? जो लोग रेडी हैं वो यस 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 चैट सेक्शन में डाल दीजिए। देखो, आप ही लोगों की इनर कम्युनिटी के लिए ये डिजाइंड है, आप ही लोगों को ही ये प्रपोज किया जाता है। इट इज नॉट फॉर एवरीवन। आप देखते भी होंगे। यस यस, इंटरेस्टेड, यस डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू इट। ग्रेट ग्रेट। सर एक बार इफ यू कैन लेट देम नो दी सिलेबस। वैसे तो आप लोगों को हल्का बहुत आइडिया लग गया होगा क्या क्या होगा, फिर भी सर आपको एक इन डेप्थ सिलेबस बता देते। जी, क्योंकि इसमें 42 श्लोक हैं तो हम सारे के सारे 42 श्लोक पढ़ेंगे। जैसे कि हमने हर श्लोक में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको बताया, कुछ कमेंटेटर्स ने अपने पॉइंट ऐड करे, उसको भी हम ऐड करेंगे। कुछ गलत जो पॉइंट्स ऐड किए उसको भी हम बताएंगे आपको। तो पहले दिन हम श्लोका 1 to 7 पढ़ेंगे, जो हमने आज पढ़े वैसे ही। सेकेंड डे पे श्लोको 8 to 14, उसमें हम पढ़ेंगे मेलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट हर एक लगन के लिए, त्रिकोण लॉर्ड कैसे स्ट्रेंथ देखी जाती है हाउस ओनरशिप से। जैसे अभी कोई कह रहा था वो किसी हाउस का लॉर्ड है तो क्या फर्क पड़ेगा, वो बताएंगे। डे 3 पे श्लोका 15 to 21, उसमें केंद्र अधिपति दोषा, कैंसिलेशन कंडीशंस कुछ होते हैं, योग कारक प्लैनेट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। डे 4 पे बाकी के 7 श्लोकास 22 से 28 राजयोग कौन से प्रिंसिपल्स दिखाते हैं, केंद्र त्रिकोण लॉर्ड कॉम्बिनेशन, टाइप्स ऑफ राजयोग पढ़ेंगे। डे 5 पे 29 से 35 स्ट्रेंथ और मॉडिफिकेशन योगा, प्लैनेट की डिग्निटी के बारे में हम पढ़ेंगे। डे 6 पे आखिरी दिन पे हम 36 to 42 तक पढ़ेंगे एडवांस योगा इंटरप्रिटेशन, लघु पराशरी की समरी, हॉरोस्कोप एनालिसिस पे कैसा इसका एप्लीकेशन है उसको हम स्टडी करेंगे। क्या ये कंप्लीट कोर्स है? देखो 42 श्लोक है, इसके बाद इसमें कुछ होता नहीं है, छोटी सी किताब आती है दशा की फलित के ऊपर। फलित मतलब हाउ टू प्रिडिक्ट। फलित का अभी कुछ लोग पूछ रहे थे फलित का क्या मतलब है? फलित मतलब प्रिडिक्शन, हाउ टू प्रिडिक्ट इज कॉल्ड फलित। तो कैसे आपको फलित करना है दशा को, मतलब कैसे दशा को प्रिडिक्ट करना है वो आपको इसमें सिखाया जाता है। 42 श्लोक सारे 6 क्लासों में आपको सिखाए जाएंगे। ये कोर्स लगभग आपका 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। हर हफ्ते में 2 क्लासेस आपकी हुआ करेंगी।
अभी कितने लोग इसको इंटरेस्टेड है लेने के लिए? जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख दो, अभी इसका प्राइस हम रिवील कर देते हैं। राइट यस इन द चैट बॉक्स जल्दी से। फीस ज़्यादा कुछ नहीं है, सभी लोगों को ले लेना चाहिए। अगर आपको आज की क्लास में समझ में आया, कुछ नहीं भी समझ में आया, देखो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। एस्ट्रोलॉजी में आप एक बार घुस गए हो तो आपसे लोग, अगर कोई मान लो एस्ट्रोलॉजर मिलता है आपसे, वो आपसे पूछता है केंद्रा का लॉर्ड क्या होता है, त्रिषडाया लॉर्ड क्या होता है, दुष्टाना हाउसेस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, वरना आपको लगेगा कि वो लोग को लगेगा कि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं। तो कुछ-कुछ टर्म्स भी आप इसमें सीख जाओगे और दशा के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें सीख जाओ, ठीक है? तो जिनको आज की क्लास में कम भी समझ में आया, जिनको त्रिषडाया लॉर्ड, दुष्टाना में थोड़ी समस्या हुई है समझने में, हम समझ पा रहे हैं, हुई होगी लोगों को, तो फिर भी सीखना चाहिए क्योंकि वो सीखने को मिलेगा आपको, ज़रूरी है सीखना। ग्रेट। तो आप लोगों ने सिलेबस देख लिया है। प्लीज काफी लोग इंटरेस्टेड थे, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। इस सिलेबस की स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग। देखो सिमिलर ही साथ में इसके पर्क्स हैं। दिस कोर्स विल बी सर्टिफाइड, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। दिस इज अ कंप्लीट कोर्स, इसका कुछ एडवांस नहीं एग्जिस्ट करता। ये 42 ही श्लोक हैं जैसा सर ने बताया। इसी के अंदर ये 6 लाइव क्लासेस होंगी। इन 6 लाइव क्लासेस में ऑल ऑफ द थिंग्स विल बी रैप्ड अप और सारी चीजें आपको अच्छे से सिखा दी जाएंगी विद प्रैक्टिस। सर्टिफाइड कोर्स है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा अपॉन द कंप्लीशन। रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी, 6 की 6 क्लासेस लाइव हैं। इमीडिएटली ऑन द वेरी नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग्स विल बी शेयर्ड। सारे लर्निंग मटेरियल, पीडीएफ नोट्स जो भी हम डिस्कस करेंगे वो आपको ग्रुप के अंदर आएगा। लघु पराशरी वाले स्टूडेंट्स का एक सेपरेट ग्रुप बन जाएगा। जो भी लोग आज रजिस्टर कर रहे हैं उन सभी लोगों को वहां पे डाला जाएगा। ऑलराइट, recordings will be provided, notes will be provided, certificate will be given, group will be formed. There are 3 more things today along with this course. 3 e-books will be provided. बहुत अच्छी अच्छी 3 e-books हैं जो वैभव सर ने खुद शेयर करी हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो दीज 3 ई-बुक्स आर, एक तो लघु पराशरी पंडित श्री सीताराम झा जी द्वारा लिखित। दूसरी डिटेल्ड लघु पराशरी एनालिसिस, जो एक 200 पेज की डिटेल्ड लघु पराशरी की किताब है। तीसरी जातक चंद्रिका, जिसके अंदर आपको बेनिफिक मेलिफिक कंसेप्ट्स, किंगली रिजल्ट्स चार्ट में कैसे देखे जाते हैं, खराब पीरियड्स कौन से होते हैं, अंतरदशा के इंसाइट्स कैसे देखे जाएं, और डिफरेंट डिफरेंट असेंडेंट्स के लिए क्या इफेक्ट्स होते हैं इस बुक के अंदर। ये 3 ई बुक्स भी आपको मिलेंगी। ऑलराइट, अभी एक फाइनल गो दे दो, कितने लोग एंथुसियास्टिक हैं? देखो सभी लोग ही सीखने चाहिए क्योंकि हम स्पेसिफिकली सिर्फ आप लोगों के लिए लाते हैं। दिस इज नॉट एन ओपन मार्केट कोर्स कि हमें आपको बहुत ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत पड़े। यू ऑलरेडी हैव अटेंडेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कोर्सेज विद वैभव सर और आप लोग वेल वर्स्ड हो सर के एक्सपीरियंस के साथ। एंड दिस इज जस्ट अनदर गुड कोर्स, एक्सीलेंट कोर्स आपके मॉड्यूल एडिशन में। कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ मार्च। वीकली 2 क्लासेस होंगी, वेंसडेज को रात को 9 से 10, संडे को सुबह 10 से 11। एक वीकेंड क्लास है, एक वीकडे क्लास है। वेंसडे को 9 से 10, संडे को 10 से 11 और टोटल लाइव सेशंस आर 6। 15 मार्च से ये शुरू हो रहा है। ऑलराइट, सो मैं आप लोगों के सामने एनरोल नाउ बटन एनेबल कर रहा हूं। वी वुड वांट कि आप सभी लोग जुड़े। The price for this course we have kept again it very nominal, 3100 only। आप सभी लोगों को पता है वैभव सर के सारे कोर्सेज आर प्राइस्ड वेरी नॉमिनल। कोई भी आप छोटी वर्कशॉप्स भी करते हैं 3-3 दिन की, वो भी नॉर्मल होती है। ये कोर्स इज एन अपने आप में एक एडवांस्ड कोर्स फॉर द एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स। तो वी वुड वांट, देखो ये क्लास खत्म होते ही वी विल क्लोज ऑफ द रजिस्ट्रेशन लाइंस, क्योंकि ये शुरू हो रहा है 3-4 दिन में। वी हैव टू ऐड ऑन ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू आवर सेपरेट ग्रुप्स।